आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरडायलिटिक कॉम्प्लिकेशंस, तो इट इज़ वन ऑफ द इंटरडायलिटिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्या होता है डायलिसिस DDS डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है। ये क्या होता है? द सेट ऑफ सिस्टेमिक और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स ऑफन एसोसिएटेड विद EEG चेंजेस। ठीक है, क्या होता है? ये सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं या न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं। वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि सिस्टेमिक कौन सी होती हैं और न्यूरोलॉजिक कौन सी होती हैं। और इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जब कराओगे ना ब्रेन की, तो उसमें EEG चेंजेस आ सकती हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन समझ आ गई क्या हो सकता है? सिस्टेमिक या न्यूरोलॉजिक चेंजेस। ठीक है, और साथ में क्या एसोसिएशन हो सकती है कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी में चेंजेस हो सकती है। जैसे आप हार्ट की ECG कराते हो ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी भी होती है। वो ब्रेन के अंदर बताएगी कि वाटर कंटेंट कितना है, एडिमा है या नहीं है। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बताती है बेसिकली। तो डेफिनेशन थोड़ी क्लियर होगी। नेक्स्ट उसके पास है उसकी इटियोलॉजी, कि आपके पास जो DDS है वो होगा क्यों। ठीक है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्यों होगा? वो होता है कि आपका जो ब्रेन होता है ना, उसमें सडन अगर वाटर कंटेंट राइज हो जाएगा, यू मीन टू से कि अगर आपके पास ब्रेन एडिमा हो जाएगा, उससे क्या होगा? DDS होगा। ठीक, DDS कैसे होगा? अगर ब्रेन में वाटर कंटेंट जो है ना वो बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ता है बेसिकली? वो इस वजह से बढ़ता है, देखिए जब हमारे पास कोई हीमोडायलिसिस का पेशेंट आया है, वो यूरीमिक है, स्वेयर यूरीमिक है। ठीक है, उसके ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है। आपको पता है कि यूरिया एक सल्यूट है, यूरिया को हम सल्यूट कंसिडर करते हैं ना। तो जब वो मतलब कि एक्यूट डायलिसिस के लिए आया है, फर्स्ट सेशन के लिए आया, तो यूरिया उसके ब्रेन में भी बढ़ा हुआ है, उसके सीरम में भी बढ़ा हुआ है, सल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई है। अगर हम उस स्वेयर डायलिसिस कर देंगे, मोर एफिशिएंट डायलिसिस कर देंगे, तो क्या होगा कि जो ब्लड होगा, बॉडी होगी, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक बॉडी वाली साइड, एक ब्रेन वाली है। तो बॉडी से क्या होगा? यूरिया जल्दी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डायलिसिस से। लेकिन ब्रेन से क्या होगा? थोड़ी देर के बाद रिमूव होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस केस में क्या होगा कि डायलिसिस आपने स्वीयर कर दिया है, तो बॉडी से तो जल्दी यूरिया रिमूव हो गया, लेकिन ब्रेन सेल्स के अंदर भी यूरिया है। तो वाटर का हमेशा ये होता है, ट्रेंड होता है कि वाटर मूव करता है फ्रॉम लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं ना। तो वाटर की शिफ्टिंग किधर हो जाएगी? ब्रेन में हो जाएगी। उससे हो जाएगा ब्रेन एडिमा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? DDS हो जाएगा, उसको बोलते हैं DDS। ठीक है, समझ आ रही कैसे? अब कंसिडर कर लो कि ये आपका ब्रेन है, ये बॉडी है। ठीक है, यूरिया इधर भी यूरिया बढ़ा हुआ है, इधर भी यूरिया बढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल है। लेट्स सपोज कर लो कि 250 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये सीरम यूरिया की बात हो रही है। सीरम यूरिया नाइट्रोजन इससे हाफ होगा, तो ये भी 250 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपने पेशेंट का जो फर्स्ट सेशन है, लेट्स सपोज, तो आपने डायलिसिस कर दिया है, उसको ज़्यादा स्वीयर कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? बॉडी में जल्दी यूरिया का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। लेट्स सपोज कर लें कि वो आ गया 100 के ऊपर आ गया, लेकिन ब्रेन के अंदर वो रह गया है 180 सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये ज़्यादा है, यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वाटर क्या करेगा? शिफ्ट करेगा बॉडी से ब्रेन सेल्स की तरफ, जिससे ब्रेन एडिमा होगा और DDS की सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, अब DDS जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेशन में ही हो, एक्यूट डायलिसिस में ही हो, क्रोनिक सेशन में भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि किसी का क्रोनिक सेशन है, आपने उसको बहुत ज़्यादा लेंथी कर दिया सेशन को, ठीक है, ज़्यादा लंबा सेशन कर दिया, उससे भी DDS हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें pH का भी चेंज होता है। अगर ब्रेन की जो pH है ना, ठीक है, उसमें सडन राइज हो जाए किसी वजह से, उससे भी DDS हो सकता है। क्लियर? मीन के कोई भी ऐसी इंसल्ट, कोई भी ऐसी इंजरी जिससे ब्रेन एडिमा हो रहा है, ब्रेन वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, वो रिलेटेड टू DDS होता है। तो इटियोलॉजी समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स। ये अलामात क्या आएंगी, कैसे पता चलेगा कि DDS हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो सिम्टम्स इसकी पहले माइल्ड होती हैं। ठीक है, जो अर्ली इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, कुछ लेट मैनिफेस्टेशन होती हैं। जो अर्ली वाली हैं उनमें क्या होता है? नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, रेस्टलेसनेस। ठीक है, जो अर्ली मैनिफेस्टेशन होती हैं ना, ठीक है, मतलब कि माइल्ड सिम्टम जिनको कह लो, वो नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। लेकिन जो लेट मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं या जो स्वीयर इसकी कह लो सिम्टम्स, वो क्या हो सकती हैं? पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, सीजर्स हो सकते हैं या फिर कोमा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने उसकी सिम्टम्स भी पढ़नी है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगी और उसको प्रिवेंट कैसे करना है, किसी पेशेंट को DDS से बचाना कैसे है। क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट, कि अगर DDS हो गया किसी पेशेंट को, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो गया, उसको मैनेज कैसे करोगे, कैसे उसको ठीक करोगे। देखो मैनेजमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है, जैसे हमने पढ़ा था कि इसके सिम्टम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि माइल्ड हो सकती हैं या सीवियर। इसी तरह से मैनेजमेंट भी डिपेंड करती है कि वो किस तरह का DDS हुआ है, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर माइल्ड है तो उसकी मैनेजमेंट और होगी, सीवियर की और हो सकती है। माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड में आपको पता है कि नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, हेडेक। तो माइल्ड जो DDS होता है ना, यूजुअली उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि नोजिया वॉमिटिंग किसी और वजह से हो रही है, क्योंकि डायलिसिस रिएक्शन से भी हो सकता है, हेडेक डायलिसिस रिएक्शन से भी हो सकता है, हाइपोटेंशन से भी हो सकता है। तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि DDS है, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ DDS है या किसी और वजह से हो रहा है। तो आपने पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो लेकिन ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर आपके पास माइल्ड DDS है तो आप उसमें डायलिसिस कंटिन्यू कर सकते हो। देखो आपके पास हिस्ट्री भी तो होगी ना कि पेशेंट का पहला सेशन है और थोड़ा सा उसका डायलिसिस गुजरा है तो उसको DDS की सिम्टम्स आ रही हैं। तो माइल्ड में आप क्या करोगे, डायलिसिस कंटिन्यू करोगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि इसमें कौन सी सिम्टम्स आ रही थी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, रेस्टलेसनेस आ रहा था ना, तो उसको ठीक करोगे, ठीक है। देन क्या हो सकता है कि आप ग्लूकोज दे सकते हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे सकते हो, हाइपरटोनिक सेलाइन दे सकते हो। अब हाइपरटोनिक सेलाइन क्यों दे रहे हैं, क्यों सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि देखो क्योंकि हाइपरटोनिक सेलाइन से क्या होगा, सल्यूट कंटेंट बढ़ेगा ना, ठीक है, बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो ज़ाहिर है वो डिफ्यूज़ करके ब्रेन के अंदर भी तो जाएगा ना, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है DDS से। तो माइल्ड जो DDS की मैनेजमेंट है वो सिंपल है, उसमें आप इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, हम डायलिसिस कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है सीवियर DDS में तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई DDS है, क्योंकि उसकी पार्टिकुलर सिम्टम्स होती हैं, तो इसमें हमें डायलिसिस को स्टॉप करना पड़ता है। इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं कि पेशेंट आया है, बिल्कुल कॉन्शियस था, डायलिसिस आपने किया है, आधा डायलिसिस गुजरा है, पेशेंट बेहोश हो गया है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई, या उसको सीजर शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट कोमा में चला गया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये उसको हो सकता है तो उसको DDS हुआ है, अगर फर्स्ट सेशन की हिस्ट्री भी है तो, ठीक है। तो फिर तो ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग डायग्नोसिस बन जाएगा। इसमें आपने डायलिसिस को स्टॉप करना है फ़ौरन। क्या करोगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्योंकि सिम्टम्स सीवियर हैं, ज़ाहिर अगर सीजर्स हो रहे हैं तो सीजर का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। वो एक सेपरेट डिस्कशन है कि सीजर को कैसे ठीक करते हैं, या अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया तो भी आपने डायलिसिस स्टॉप करना है फ़ौरन, ठीक है। सीजर्स हैं तो सीजर को सिम्टोमेटिकली ठीक करोगे। इसमें हम लोग मैनिटोल दे सकते हैं, मैंने लास्ट सेशन में भी बात बताई थी कि मैनिटोल जो है ना हम लोग दे सकते हैं ब्रेन एडिमा वाले पेशेंट्स को, ठीक है। जिन पेशेंट्स में इंट्राक्रेनियल प्रेशर का इशू हो उनमें हम लोग ग्लूकोज वगैरह देने की बजाय मैनिटोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मैनिटोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड में हम लोग हाइपरटोनिक सेलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज भी, लेकिन यहाँ पे मैनिटोल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद पेशेंट को आप शिफ्ट करा सकते हो टू ER। अब देखो अगर कोई पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई है या कोमा में वो गया है DDS की वजह से, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। आपने मैनेजमेंट किया तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप कोई और कॉज भी सोच सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट को हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, उससे भी तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। फिर आपको डिफरेंशियल भी सोचना है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, उसका होश दोबारा बहाल नहीं हो रहा, कोमा से वो नहीं आ रहा, तो फिर आपने उसका वो कराना होता है, CT ब्रेन कराओगे, ठीक है। उससे एक और कॉज को, वैसे CT ब्रेन तो जैसे पेशेंट कोमा में जाता है करा लेते हैं कॉज को रूल आउट करने के लिए, क्लियर है। हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो DDS से। मीन आपके पास कोई पेशेंट है, उसको चांसेस है, उसको रिस्क है कि वो DDS में जा सकता है, तो आप उसको प्रिवेंट कैसा करोगे, आप कौन से ऐसे मेजर्स करोगे कि जिससे आप उसको DDS से बचा सको, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो है ना ये वेरी करती हैं कि एक्यूट सेशन है आपका या क्रोनिक सेशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बात किया कि ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है कि एक्यूट सेशन में किसी का पहला डायलिसिस है या पहला दूसरा डायलिसिस है, उसमें रिस्क होता है DDS का ज़्यादा, लेकिन क्रोनिक में भी DDS हो सकता है। तो आपने क्रोनिक में कैसे प्रिवेंट करना है, एक्यूट में कैसे प्रिवेंट करना है। तो एक्यूट सेशन में कैसे प्रिवेंट करना है, इस बात का क्या मतलब है कि किसी पेशेंट का फर्स्ट सेशन है और उसको रिस्क है कि वो DDS में जा सकता है। रिस्क उसका क्या हो सकता है कि वो एक्यूटली यूरेमिक है, ठीक है, उसकी बॉडी में यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
लेट्स सपोज 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या 300 है या 350 है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रिस्क है DDS में जाने का। क्यों? क्योंकि जैसे यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, आप उसका डायलिसिस अगर रेगुलर रूटीन की तरह उसका डायलिसिस कर दोगे तो उसके सीरम का जो यूरिया है वो सडन ज़्यादा जल्दी ड्रॉप होगा, ब्रेन वाला ड्रॉप नहीं होगा, तो जो वाटर कंटेंट है वो सीरम से शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन की तरफ, उसको DDS हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने उसको कैसे बचाना है? तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा फर्स्ट सेशन है ना उसको हम लो एफिशिएंसी करें, जो पहला डायलिसिस को लो एफिशिएंसी डायलिसिस करना है। तो लो एफिशिएंसी डायलिसिस कैसे कर सकते हैं? हम लोग रूल ऑफ 2 को फॉलो करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ 2 क्या होता है कि आपके जो डायलिसिस की ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो उसका डायलिसेट का फ्लो है वो 300 ml पर मिनट रखना होता है, ठीक है। और दूसरा आपने जो डायलिसेट और ब्लड का जो फ्लो है वो को करंट रखना होता है, एक ही डायरेक्शन में डायलिसेट और ब्लड को फ्लो करना चाहिए, ठीक है। और कोशिश की जाती है कि फर्स्ट सेशन में जो आपकी हेपरिन है ना उसको टाइट रखो या नील रखो, ठीक है। क्लियर है? तो ये रूल ऑफ 2 होता है। तो उसके बाद ये होता है कि जो आपका फर्स्ट सेशन है ना उसमें जो यूरिया नाइट्रोजन है वो 40% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास इनिशियली अगर यूरिया नाइट्रोजन किसी पेशेंट का 100 है तो डायलिसिस के बाद वो 60 बचना चाहिए, सिर्फ 40% रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा क्रोनिक सेशन होता है उसमें कितनी रिडक्शन होती है? यूआरआर 65 to 70% होता है, लेकिन एक्यूट सेशन में DDS से बचाने के लिए हमने कितना करना है? लेस देन 40%, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है कि आप लेस देन 40% करोगे, पेशेंट के यूरिया को पोस्ट डायलिसिस मेजर करोगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट सेशन करना होता है उसमें उसके हिसाब से फिर डायलिसिस की ड्यूरेशन और सारी चीज़ें सेट करते हैं। क्लियर है? तो उसके बाद ये होता है कि पेशेंट का जो सोडियम है ना, सीरम का सोडियम, वो कोशिश करनी है कि वो डायलिसेट से कम ना हो, ठीक है। मीन के कि पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में अगर है ना तो उसका ज़्यादा रिस्क होता है कि वो DDS में जा सकता है, ठीक है, कि उसमें सल्यूट पहले ही कम है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ब्रेन के अंदर भी तो सोडियम, अब देखो जो सोडियम और यूरिया है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसे बिहेव करते हैं। हमने अभी बात की है कि DDS सोडियम की यूरिया की वजह से हो रहा है, यूरिया के रिमूवल की वजह से, लेकिन सोडियम का और यूरिया का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट के सीरम में सोडियम का लेवल कम है, ज़ाहिर है ब्रेन के अंदर भी कम होगा, तो सल्यूट की कंसनट्रेशन ब्रेन में तो ऑलरेडी कम है, ठीक है। लेकिन यूरिया जो है ना वो ब्रेन के अंदर भी बढ़ा हुआ है और उसके अंदर भी बढ़ा हुआ है, बॉडी के अंदर भी, तो बॉडी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सोडियम का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता तो क्या होना था? ब्रेन में भी सोडियम का लेवल ज़्यादा होना था, उस वजह से थोड़ी प्रिवेंशन हो सकती है DDS से, ठीक है। तो ये था कि एक्यूट सेशन में आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। देन होता है क्रॉनिक सेशन में। क्रॉनिक सेशन में किस वजह से DDS हो सकता है? उसमें ये हो सकता है कि आपने डायलिसिस की जो लेंथ है ना, डायलिसिस ड्यूरेशन वो ज़्यादा कर दिया, या जैसे जो नॉक्टर्नल डायलिसिस होते हैं, नॉक्टर्नल डायलिसिस का क्या मतलब होता है कि सारी रात थ्रू आउट द नाइट जो ना डायलिसिस होता रहता है, उसमें सिंगल नीडल उसको बोलते हैं डायलिसिस, के एक ही नीडल लगाई जाती है, उससे डायलिसिस होता रहता है, ठीक है। तो उसकी अपनी इंडिकेशन, अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है DDS के होने का, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर बॉडी से जल्दी क्लियर हो गया यूरिया, ब्रेन से नहीं हुआ, तो उसमें शिफ्टिंग हो सकती है। उसमें कोशिश ये की जाती है कि पेशेंट का जो सीरम का सोडियम है ना उसको हायर लेवल पे रखो, थोड़ा 140 तक रखो, मिलीमोल तक, ठीक है, 140 तक। लेकिन इससे नुकसान क्या हो सकता है? जैसे सोडियम का लेवल हाई करेंगे उससे इंट्राडायलिटिक वेट गेन बढ़ेगा, उससे हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा होगा। तो अगर इंट्राडायलिटिक वेट गेन का मसला नहीं है और पेशेंट को रिस्क है कि वो DDS में जाता है या जा सकता है, फिर आप थोड़ा सा हायर साइड पे सोडियम रख सकते हो, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि इंट्राडायलिटिक वेट गेन प्रॉब्लम है या नहीं है। क्लियर है? तो आज हमने डिस्कस किया DDS क्या होता है, किस वजह से डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है, अगर हो गया उसको मैनेज कैसे करना है, और अगर कोई रिस्क पे है पेशेंट DDS के होने का उसको प्रिवेंट कैसे करना है। क्लियर?